let me introduce myself. I'm from West Bengal and I am presently pursuing my BPA degree from LNIP Gwalior. So friends, मैं आज यहाँ पे कुछ फिजिकल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ और मेरा मेन मोटो अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि क्लास 11th और क्लास 12 का जितना भी सिलेबस है मैं कोशिश करूँगी कि उसको कवर अप करने की। तो आज चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेते हैं, मतलब चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन ही होता है ना। तो यूनिट 1 है हम लोगों का चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो मैं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन लेके डील कर रही हूँ अभी, सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। अब फिजिकल हम ये तो सुने हैं बचपन से, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं कि हम अगर जो ज़्यादा खेलते हैं उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं होता, वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर, वो स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते। लेकिन ये बहुत गलत कंसेप्ट है एक्चुअली। ऐसे भी रियल पर्सनैलिटीज है जो अपने स्पोर्ट्स करियर में भी टॉप एक्सेल कर रहे हैं और अपने स्टडीज में भी एक्सेल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स जो करते हैं वो कुछ थोड़ा दिमाग कम होता है या फिर कुछ वैसा। मेरे पापा ऐसा बोला करते थे, मतलब वो अभी भी है, मतलब मैं जब छोटी थी तब वो बोला करते थे कि बेटा स्टडीज सबसे इजी है, सबसे आसान है। तुम एसी घर में बैठ जाओ या फिर तो तुम ऐसे कहीं भी ऐसे शेड में बैठ जाओ, तुम बस पढ़ो, तुम्हारा पूरा मेंटल प्रेशर रहेगा और कुछ नहीं होगा। तुम समझोगी, रट्टा मारोगी या फिर जितना होगा बस मेंटली होगा। लेकिन अगर तुम कोई स्पोर्ट्स में हो तो तुम्हें सिर्फ अपना मेंटल सपोर्ट नहीं चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारा पूरा फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए होगा। जब से इवोल्यूशन चलता आ रहा है तब से ही हम लोग कहीं ना कहीं पे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इन एंशिएंट रोम वहाँ पे बहुत सारे प्लेग्राउंड्स थे, मतलब कोर्ट्स था, बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेले जाते थे। तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग भी आते थे देखने के लिए वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और देख के ऐसा लगता था ना कि वो रिकॉर्ड्स तो शायद कोई ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। वैसे ही हम इंडिया में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमें पता है, हमने सुना है, कहीं भी देखा भी है कि विलेज एरियाज में अखाड़ाज होते हैं। तो अखाड़ाज में क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है, रेसलिंग होता है, जिसमें हम अपना पावर दिखाते हैं कि हमारा कितना स्ट्रेंथ है, हमारा कितना पावर है। उससे क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करता है, हम देखते हैं हर रोज कोई नया इंसान या फिर यंग मेन नॉर्मली इसमें पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि हम जितने यंग होते हैं हमारा स्ट्रेंथ उतना हो पाता है, जितना एज होता है तो वो डिक्रीज होता रहता है। तो इसीलिए वो लोग क्या होते हैं, जो जीतते थे उनका अलग ही फेम होता था विलेज में कि अरे ये तो अखाड़ा में जीतता है। तो ये काइंड ऑफ सोशली भी एक कुछ डेवलपमेंट था उनका। तो कुछ ये इन सारे एग्जाम्पल्स लेकर हम समझ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन हमारे लाइफ का एक पार्ट है। जैसे एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वैसे फिजिकल एजुकेशन आज हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक डेफिनेशन देती हूँ जो कि H.C. बक ने एक डेफिनेशन दिया है हम लोगों को। उनका डेफिनेशन है, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम which is considered with growth, development and education of children through the big muscle activities. तो इस डेफिनेशन से हम क्या जान रहे हैं कि इस फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा जनरल एजुकेशन प्रोग्राम है जहाँ पे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और एक चिल्ड्रन का अपना एजुकेशन भी होता है उसमें। कैसे? बिग मसल्स के द्वारा। अब फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस तो होगा, हमारे मसल्स तो इन्वॉल्व होंगे ही, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो इन्वॉल्व होगा ही। तो हमारे जितने बिग मसल्स है, इन मसल्स के द्वारा ये एजुकेशन प्रोसीड होता है। फिजिकल एजुकेशन ये एक एग्जांपल है डेफिनेशन में। तो आप लोगों के क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ सकता है कि डिफाइन फिजिकल एजुकेशन। तो उसमें आपको क्या करना है,
आपको डेफिनेशन लिखना है, 3-4 डेफिनेशन आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा। डेफिनेशन तो रट्टा ही मारना होता है, क्योंकि आप अगर एक भी वर्ड चेंज हो जाएगा तो वो डेफिनेशन से मीनिंग बन जाएगा। तो इसीलिए जब भी अगर क्वेश्चन आएगा डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा फिर, तो ऐसे जैसे H.C. बक ने ऐसे डेफिनेशन दिए, ऐसे कई लोगों ने ऐसे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो वो मिनिमम 3 डेफिनेशंस आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा और वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एजुकेशन, मतलब अगर मीनिंग लिखने बोले तो फिर आप क्या करोगे, जो एंशिएंट रोम से स्टार्ट हुआ है करके, फिर अभी इंडियंस कैसे अखाड़ाज में पार्टिसिपेट करते थे, फिर कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखिए, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहोगे ना, तो बेस्ट ऑफ जो सिक्स सब्जेक्ट्स है आप लोगों के सिलेबस में, वो 6 करिकुलम में, सॉरी, तो वो 6 सब्जेक्ट्स में आप लोगों को अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज करने के लिए ये क्लास 11th और 12th में बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आप लोगों के हाथ में कि आप फिजिकल एजुकेशन लेके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हम सोचते हैं ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उस टाइम पे क्वेश्चन देख के हम लोग घबरा जाते हैं, उतना लिखने को नहीं मिलता। हम सोचते क्या लिखेंगे इसमें, अब इसमें लिखने लायक है क्या, लेकिन लिखने के लिए बहुत कुछ है अगर हम मतलब समझ के पढ़ेंगे तो। और हाँ, हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, वो मत क्या करो, क्योंकि आखिर में वही डिसिप्लिन एंड ऑल सब वही संभालते हैं अपने स्कूल्स वगैरह में, तो थोड़ा उनको भी रिस्पेक्ट दे दिया करो यार। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव का। एम होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जिसको हमें अचीव करना पड़ता है उस एम को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में, एम्स मैं अभी एम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एम्स मैं यहाँ पे 4 टाइप्स का, मतलब 4 एम्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। पहला एम है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हम कोई फिजिकल एजुकेशन में है, मतलब कोई फिजिकल गेम्स या स्पोर्ट्स में हम लोग इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, क्योंकि हमारा मसल्स बिल्ड होता है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, फिर हमारा कोई गेम के ऊपर कोई स्किल्स भी बढ़ता है, हमें जानने को मिलता है स्किल्स, नए नए स्किल्स नए नए गेम्स में, तो इसलिए हम लोग को फिजिकल डेवलपमेंट होता है। दूसरा क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। अब जैसे कि मैं खुद एक प्लेयर हूँ, मैं टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, तो मेंटल डेवलपमेंट में क्या है, मैं जब खेलने जाती हूँ तो कैसे बॉल आ रहा है, स्पिन बॉल आ रहा है या कट बॉल आ रहा है या कैसा बॉल आ रहा है, वो मुझे सोचना पड़ता है, वो मेंटली रहता है मेरा, कि उस टाइम पे खेलते खेलते मुझे पूरा उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है कि मैं अब क्या करूँगी, डिफेंस करूँ या ऑफेंस करूँ। इंस्टेंट वो जो होता है वो मेंटल प्रेशर रहता है, मतलब मेंटली मैं डेवलप हो रही हूँ। प्लस मैं जब कोई भी कुछ भी पार्टिसिपेट करूँगी कोई भी टूर्नामेंट्स में, तो मुझे समझना पड़ेगा कि अब मुझे अगर मैं ये नहीं जीतूंगी तो मैं बाहर हो जाऊंगी गेम टूर्नामेंट से। तो मुझे वो विनर होने के लिए मुझे जो मेंटली खुद को बूस्ट अप करना पड़ेगा, जो कॉन्फिडेंस मुझ में लानी पड़ेगी, या फिर जितना मेडिटेट मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं उस जगह तक मैं पहुंचूं। तो ये भी एक मेंटल डेवलपमेंट के अंडर ही आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का, इमोशनल डेवलपमेंट। अब जैसे होता है कोई टूर्नामेंट में जैसे टीम हार गया तो क्या होगा, अगर कोई ऐसा टीम होगा कि वो तो हार जाएगा, फिर समझे अरे यार हम तो बस हारते ही रहते हैं, हमें अब नेक्स्ट टूर्नामेंट से नहीं आना, तो वो क्या हो गया, इमोशनली डाउन हो गया वो। लेकिन अगर उसी टीम का एक कैप्टन होता है जो बहुत एनर्जेटिक होता है, जो बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, वो बोलता है अरे कोई नहीं, चलो इस बार हार गए तो क्या, नेक्स्ट बार फिर से आएंगे, फिर से अच्छा परफॉर्म करेंगे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम जीत के ही जाएंगे हम लोग। तो क्या वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है उस चीज को मतलब वो पॉजिटिव वाइब वाला कैप्टन की वजह से क्या हुआ, टीम बूस्ट अप हो गया कि हाँ नहीं चलो एक नेक्स्ट चांस, नेक्स्ट फिर से हम कोशिश करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर जीत के जाएंगे।
तो इसमें क्या होता है, इमोशनली डेवलप होते हैं हम लोग, और हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर अपने जैसे एंगर, पेन, या फिर सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें तो हम मतलब नॉर्मल है इमोशंस हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं पे फिजिकल एजुकेशन से हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सीख जाते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है हम लोग कि इमोशनली कैसे खुद को कंट्रोल करना होता है। तो इससे क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जैसे तुम कहीं पे खेलने जाओगे, टूर्नामेंट के लिए जाओगे खेलने, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का अलग अलग कल्चर्स भी होते हैं। वैसे मैं जब बहुत सारे लोगों के साथ डील करूंगी तब मुझे समझ आएगा ना कि किससे कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हम लोग का बिहेवियर कितना अच्छा होना चाहिए ताकि सब लोग हम लोगों को अच्छा बोले। या फिर कहीं पे भी ऐसे भी चिल्लाना नहीं चाहिए, फिर झगड़ा नहीं करना चाहिए, कैसे सबके साथ रहना चाहिए, कैसे फ्रेंडली रहना चाहिए, कैसे सब, मतलब ये सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट में ही आता है। हम अपने सोसाइटी में कैसे रहेंगे लोगों के साथ, ये भी कहीं ना कहीं पे फिजिकल एजुकेशन हम लोगों को सिखा देता है। तो ये चार था हम लोगों का एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स में भी मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल फिटनेस एंड ग्रोथ। फिजिकल फिटनेस एंड ग्रोथ क्या होता है, जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे तो उसमें हम लोगों का क्या होगा, मसल्स बिल्ड होगा, हम लोगों का स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, और क्या क्या होगा, हम लोगों का ग्रोथ भी आएगा ऑब्वियसली। तो इससे क्या होता है, अगर मसल्स ग्रोथ हो रहा है तो उसमें हम लोग कोई भी मोटर स्किल्स में, जैसे कि कोई गेम्स में या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटीज में, घर के या फिर बाहर के भी, उसमें हम अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे, हम लोग मेंटली भी बहुत एक्टिव रहेंगे। तो इससे क्या होता है, फिजिकल फिटनेस भी आ रहा है और क्या ग्रोथ भी हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट ये बहुत मजेदार बात है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, तो मैं बाहर जाती हूँ खेलने के लिए। तो आप लोग भी जब भी बाहर जाओगे अगर टूर्नामेंट्स के लिए, जैसे कि ऑल इंडिया वगैरह में, तो वहाँ पे क्या अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं, मतलब प्लेयर्स आते हैं। जैसे मैं खुद बंगाल की हूँ, तो वैसे हरियाणा के भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, एमपी के भी आते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स के आते हैं। अब मैं जब दोस्ती करूंगी उन लोगों से, तो जब मेरा कोई राजस्थानी दोस्त बनेगा या फिर कोई गुजराती दोस्त बनेगा, मुझे क्या पता चलेगा कि उन लोगों का कल्चर क्या है, उन लोगों का ट्रेडिशंस क्या है, जैसे वो लोग क्या पहनते हैं या फिर क्या खाते हैं। जैसे बंगाल का फेमस क्या है, रसगुल्ले, जो हम बोलते हैं रसगुल्ला, तो वो जैसे फेमस है बंगाल में, वैसे राजस्थान में क्या है, दाल बाटी फेमस है, गुजरात में क्या है, ढोकले फेमस है। वैसे कुछ कुछ मतलब एक्सचेंजेस होते हैं ना हमारे कल्चर के बीच में, उसमें क्या होता है, हम अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ रहना भी सीख जाते हैं। तो इसमें ये कौन से पॉइंट के अंडर आ रहा है, ये कल्चरल डेवलपमेंट के अंडर आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन में अब क्या है, जैसे अगर मैं एक फुटबॉलर हूँ, मैं देख रही हूँ बॉल आ रहा है मेरे पास, मैं देख पा रही हूँ अपने आंखों से, मैं सेंस कर रही हूँ कि अगर बॉल आ रहा है मुझे उसको मारना पड़ेगा। कहाँ मारना पड़ेगा, मेरे कोई टीममेट के पास उसको मारना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। तो सिर्फ देखने से तो नहीं होगा ना, मुझे उसको मारना भी पड़ेगा, मतलब किक भी करना पड़ेगा। तो किक करने के लिए क्या चाहिए, मेरे लेग्स चाहिए। तो अगर मेरे माइंड और मेरे बॉडी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर मैं ये प्रोसेस नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमारा बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो होना ज़रूरी है, जो कि फिजिकल एजुकेशन हमें देता है, ये ऑटोमेटिक होता है हमें। थर्ड पॉइंट है क्या, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन। अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं, वो है प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम। लेजर टाइम क्या होता है, लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम, जिस टाइम पे हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल पे सोशल मीडिया में रहते हैं, ये सब करके हम लोग टाइम पास करते हैं, या फिर जो भी है, कहीं पे हम सीखते भी है फोन से। अब उस लेजर टाइम में हमें क्या करना चाहिए, बाहर जाके कुछ फिजिकल फिटनेस करनी चाहिए। कुछ लोग जिम जाते हैं, कोई लोग फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, या फिर दोस्तों के साथ निकलते हैं बाहर, या फिर कोई ना कोई गेम्स में इन्वॉल्व रहना, गेम्स या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना। इसमें क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग का फिजिकल फिटनेस भी हो जाता है इसमें। तो हम लोग का लेजर टाइम भी यूटिलाइज होता है प्रॉपरली।
तो हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट्स क्या क्या देख रहे हैं। एक है फिजिकल फिटनेस एंड ग्रोथ, दूसरा है कल्चरल डेवलपमेंट, तीसरा है बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन एंड फोर्थ है प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम। तो मैंने अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है करियर। अब मैंने इतना कुछ तो बता दिया कि फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का। लेकिन मैम ये फिजिकल इंपॉर्टेंस हम क्या करेंगे अगर इसमें कोई करियर नहीं होगा? तो ये फिर टाइम पास ही हो जाएगा ना। सिर्फ फिजिकल फिटनेस होगा, हम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका क्या करियर होता है, फिर वो कैसे कमाते हैं? आखिर में तो हम लोगों को अर्निंग्स ही करना होता है ना, हमारा लाइफ लीड करने के लिए अच्छे तरीके से लग्जरियसली। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है करियर इन फिजिकल एजुकेशन। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। अब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करियर तो बनाना पड़ेगा। जैसे हम एजुकेशन लेके कुछ स्टडीज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी कुछ करते हैं, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, फिर कोई बीटेक करता है, एमटेक करते हैं, या फिर मेडिकल में एमबीबीएस करते हैं, लॉ में एलएलबी करते हैं। तो वैसे ही फिजिकल एजुकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं करियर में। मैं सबसे पहला करियर दिखाऊंगी यहाँ पे, वो है टीचिंग करियर। टीचिंग करियर में क्या, हम लोग आखिर में स्कूल तो जाते ही हम लोग। तो स्कूल में क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं। अगर हम जब स्कूल में एंटर करते हैं, सुबह सुबह जिस टीचर से हमारा सबसे पहले मुलाकात होता है वो है हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि अलॉटेड होते हैं हम लोगों का डिसिप्लिन देखने के लिए। तो वो क्या करते हैं, हम लोगों को लाइन अप करवा के क्लास में ले जाते हैं, क्लास से फिर असेंबली में ले जाते हैं। फिर हम लोगों का जब रिसेस टाइम होता है, मतलब ब्रेक टाइम होता है, टिफिन टाइम, उस टाइम में भी वो लोग पूरा राउंड में रहते हैं ताकि हम बच्चे सही से रहे, कहीं गिर विर तो नहीं गए, या फिर कुछ मतलब झगड़ा या फिर कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ग्राउंड में। इसलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स क्या करते हैं, वो लोग ड्यूटी में रहते हैं। तो अब हमें पता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर एक ऑलराउंडर होता है। जैसे अगर आप लोगों का कभी कोई टीचर क्लास में एब्सेंट हो तो कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर आ जाते हैं और वो आके क्या करते हैं, आप लोगों का उसी सब्जेक्ट का क्लास लेते हैं। कभी कभी वो गेम्स भी खिलाते हैं, कभी कभी वो उस सब्जेक्ट का क्लास भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्या देखेंगे, स्कूल लेवल में देखेंगे। फर्स्ट है एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल मतलब जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी टू क्लास 5 तक हम पकड़ ले लेते हैं। एलिमेंट्री स्कूल में क्या होता है, ज़्यादा टीचर्स फिजिकल एजुकेशन स्पेशलाइज टीचर्स को अपॉइंट नहीं करते। वो लोग मतलब दूसरे नॉर्मल टीचर्स है ना, वही लाइक काम चलाओ टाइप कर लेते हैं। तो स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल में जहाँ पे रनिंग्स, जंपिंग, किकिंग ये सब सिखाया जाना चाहिए, वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अपॉइंटेड होते ही नहीं। वहाँ पे उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अगर प्रॉपर वे में अपॉइंट किए जाए तो, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में किए जाते हैं। दूसरा है मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल मतलब क्लास 6 टू क्लास 8, ये मिडिल स्कूल है। अब क्लास 6 टू क्लास 8 में क्या होता है, इस टाइम पे हम लोगों का जो गेम एक्टिविटीज़ वगैरह करने का मन और भी ज़्यादा होता है। हम इस टाइम पे प्लेग्राउंड में जाना चाहते हैं क्लासरूम से, या फिर हम कभी भी फ्री पीरियड होता है तो हम चाहते हैं कि हमें फुटबॉल खिलाए, या फिर कोई बैडमिंटन खिलाए, वॉलीबॉल खिलाए, या फिर दूसरा कोई भी गेम खिलाए ऐसे प्लेग्राउंड में जाके। तो इस वक्त पे क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अपॉइंटेड होते हैं। पब्लिक स्कूल्स में भी होते, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में कम होते हैं। तो इस यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर क्लासेस होते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वगैरह, ये नॉर्मल टीचर्स जैसे साइंस टीचर्स जो होते हैं वही ले लेते हैं क्लासेस। तो यहाँ पे भी ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नहीं अपॉइंट होता, लेकिन होता है, एकदम ही नहीं होता वैसा नहीं होता है। अब हाई स्कूल जो क्लास 9 टू क्लास 10 है, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एज अ कोच भी काम करते हैं। एज अ कोच मतलब क्या है, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं प्ले ग्राउंड्स पे। फिजिकल एजुकेशन पीरियड्स में, पीटी पीरियड्स इसको हम बोलते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं उस पीरियड्स के लिए। आखिर में कोई तो पीरियड होता है जिसमें हम लोग खेल सकते हैं। और जिस दिन ऐसा होता है कि टीचर अगर बोल दे कि आज हम ग्राउंड नहीं जाएंगे, क्लास में बैठ जाएंगे, तो अरे यार क्यों नहीं ले जा रहे, ले जा सकते हैं ना। तो वैसे ही हाई स्कूल में क्या होता है, टीचर्स हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं, फिर वैसे टीम्स बनाते हैं।
फिर सीबीएसई क्लस्टर्स या फिर कुछ इंटर स्कूल्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो हाई स्कूल में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अपॉइंटेड होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारा एज अ कोच भी वो काम करते हैं, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर भी होते हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11 एंड 12। कहीं ना कहीं पे हम लोग क्योंकि इंडिया में है और इंडिया में क्या एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब स्टडीज़ को। हम सोचते हैं कि क्या फिजिकल एजुकेशन क्या टाइम पास है या फिर कहीं पे खेलना कूदना ये सब बेकार है, बस टाइम पास ही होता है, इससे कोई कुछ काम का नहीं है ये। इसीलिए जो 11-12 में जितने सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत स्टूडियस होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन, अगर फिजिकल एजुकेशन पीरियड होगा तो फिर हम जाएंगे तो टाइम पास होगा, तो क्या फ़ायदा, हम क्लास में बैठ के कुछ स्टडी कर लेते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं ग्राउंड में जाकर भी बुक्स एंड कॉपीज लेके रखते हैं। तो उनका जो एंटरटेनमेंट का जो टाइम है, जो रिफ्रेश होने का टाइम है, वो यूटिलाइज नहीं करते या फिर कुछ। तो इसमें भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जब अपॉइंटेड होते हैं तो वो कोच का भी काम करते हैं, और सीबीएसई वगैरह में तो अलग से कोचेस रखा जाता है कि सुबह आप एक टीचर की भी काम करोगे एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, एंड इन द इवनिंग यू विल सर्व एज अ कोच कोई स्पेशलाइज्ड गेम का। नेक्स्ट क्या है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में मेनली, स्पेशली कॉलेजेस में तो एज अ कोच का काम होता है, क्योंकि वहाँ पे भी टीम्स बनानी होती है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने के लिए या फिर जोनल्स खेलने के लिए, मतलब जो AIU के अंडर आते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में उतना ध्यान नहीं देते टीम्स वगैरह बनाने में, स्पोर्ट्स में। यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर स्टडी के लिए ज़्यादा वो फोकस रहता है फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में भी। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जैसे LNIP है, नंबर 1 में है LNIP, जो ग्वालियर में भी है, गुवाहाटी में भी है, और मतलब लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और विश्व भारती है जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के ऊपर है, जहाँ पे कोर्सेज होते हैं। अब कुछ कुछ कोर्सेज हमें जानना ज़रूरी है जो जो फिजिकल एजुकेशन में होता है। एक कोर्स होता है BPEd, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं परस्यू कर रही हूँ प्रेजेंटली, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये हम लोग 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, 2 इयर्स का BPEd, या फिर अभी इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है, तो अभी आफ्टर क्लास 12 4 इयर्स का भी कोर्स हो गया ये BPEd। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, MPEd, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। और क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं हम लोग, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। कोई भी गेम्स लेके कर सकते हैं, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, या फिर हॉकी, वॉलीबॉल, कोई भी गेम लेके कर सकते हैं हम लोग डिप्लोमा। सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं जैसे स्विमिंग वगैरह में, या फिर कोई भी जिस गेम का होगा वैसे कोर्सेज कर सकते हैं हम लोग, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं हम लोग, PhD कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेट डिग्री यही होता है। और कोई यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर, अगर आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में अगर आपको जॉब करना हो, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यू शुड हैव PhD। दिस डिग्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग अ प्रोफेसर। अभी प्रेजेंटली यही हो एलिजिबिलिटी हो गया, अगर ये नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग अ प्रोफेसर। तो ये रहा टीचिंग करियर का डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। अब नेक्स्ट है हम लोगों का कोचिंग करियर। कोचिंग करियर क्या होता है, हम कोचेस देखते हैं जब हम टीवी के सामने बैठते हैं, तो कोचेस रहते हैं ना, इंडिया प्लेयर्स होते हैं, जैसे कोहली खेलते हैं, MS धोनी खेलते हैं, या फिर फुटबॉलर्स भी खेलते हैं। फुटबॉलर्स जब अपने टूर्नामेंट्स में अपने मैचेस खेलते हैं, तो उस टाइम पे कौन होता है, एक कोच होता है, जो क्या करते हैं, जो उनका गलती या फिर उनको टेक्निक्स बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे खेलो, तब जाके क्या होगा, तुम्हें पॉइंट्स मिल सकता है, तुम्हें रन्स मिल सकते हैं, या फिर तुम्हारी गलती मतलब बता देते हैं कि क्या गलती हो रहा है, कैसे करने से ओपोनेंट हमें पॉइंट्स देंगे, या फिर हम कैसे जीत सकते हैं।
तो ये बहुत टाइम टेकिंग एंड बहुत प्रेस्टिजियस एक करियर है। जैसे अगर मैं कोच हूँ, भले टाइम टेकिंग है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे पहले प्लेयर्स को समझना पड़ेगा, उनके स्किल्स को समझना पड़ेगा, उनके स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, फिर तब जाके मैं एक कोच बनूंगी। जब वो प्लेयर ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्किंग है, मतलब उसमें ज़्यादा प्रेस्टीज नहीं है, क्योंकि जब मेरे ही प्लेयर्स मतलब मेरे ही स्टूडेंट्स जब अच्छे साइन करेंगे अपने गेम्स वगैरह टूर्नामेंट्स में, तो तब मेरा ही नाम होगा कि मेरे अंडर ही वो प्रैक्टिस करते हैं, या फिर मैं उनको खिलाती हूँ या फिर कोचिंग करती हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत प्रेस्टिजियस होता है उस टाइम पे। अगर मैं इंडिया का कोच बन गई तो क्या होगा, इंडिया टीम का अगर कोच बन गई तो मैं कोचिंग करूँगी ना प्लेयर्स का, जो मेडल्स लाएंगे इंडिया के लिए। तो कोचिंग करियर में क्या है यहाँ पे, अच्छा, हम सब ने शायद धोनी का वो ऑटोबायोग्राफी देखा था हम लोगों ने, जो सुशांत सिंह राजपूत ने बनाया था, मतलब एक्ट किए थे। ही एक्टेड एज एन धोनी, ही एक्टेड एज धोनी। तो कोचिंग करियर में उनका जो कोच था, मतलब जो स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, वो भी LNIT पास आउट है। उनका क्या काम था, उन्होंने देखा कि धोनी में क्या से मतलब कौन सा स्किल अच्छा है, उनका कैचिंग स्किल अच्छा था। तो इसीलिए उन्होंने पहले क्या किया, फुटबॉल में उनको एज अ गोलकीपर बन रखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तुम एक बार क्रिकेट में विकेट कीपर बन के दिखाओ, प्रैक्टिस करो। तो उनका क्योंकि कैचिंग अच्छा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, विकेट कीपर एज अ विकेट कीपर, वो अल्टीमेटली ही इज अ विकेट कीपर। उनका एक्चुअली वो विकेट कीपिंग करते हैं और वो वही बहुत अच्छे से करते। यहाँ पे क्या है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का वहाँ पे क्या काम था, क्या रोल था, उन्होंने देखा ना कि उस स्टूडेंट में या फिर उस लड़के में क्या टैलेंट है, वो निकाल के लाए वो दुनिया के सामने। फिर वहाँ से आज धोनी खड़े हैं हम लोगों के सामने, ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, फॉर आवर कंट्री। तो कोचिंग के लिए ये आता है। तीसरा क्या है हम लोगों का, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में क्या आता है, ऑफिस वगैरह में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं स्कूल वगैरह में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, और कॉलेजेस में भी होते हैं। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे होते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से ही होता है, वहाँ का हेड भी एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट ही होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सीनियर टीचर्स होते हैं वही अपॉइंटेड हो जाते हैं बाद में एज अ हेड करके। नेक्स्ट क्या है, AEO एंड DEO, कुछ डिजिग्नेशंस है जो दिए जाते हैं हम लोगों को अगर हम कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का या फिर स्कूल लेवल का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर मतलब हम एडमिनिस्ट्रेटिव में रहते हैं, DEO या फिर AEO। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, ये कुछ खास है, ये मेरा कुछ फेवरेट बता सकते हैं। इंडस्ट्रियल में क्या क्या आता है, जैसे जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन। इंडस्ट्रियलिज्म में क्या आता है, जर्नलिज्म में क्या होता है, जैसे कोई लाइव इवेंट हो रहा है, लाइव शो स्पोर्ट्स का कुछ हो रहा है, उस इवेंट को कवर करना। कमेंट्री में क्या होता है, अगर मैं उस स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानूंगी, एक नॉर्मल जर्नलिज्म में जो रहेंगे, जो जर्नलिस्ट होंगे, वो उतना नहीं बता पाएंगे जितना हम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बता पाएंगे, क्योंकि हमको वो टर्म्स पता होता है कि कब स्पिन आ रहा है या फिर क्या हुआ, हमको वो डिसीजंस क्लियर होता है। तो इसीलिए हम उस चीज़ को और इजीली हम बता सकते हैं, और इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये होने की वजह से ये हुआ है, ऐसा। नेक्स्ट क्या है, बुक राइटिंग में आज अगर हम देखेंगे कोई फिजिकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके, वहाँ का जितने भी बुक्स हैं, साइकोलॉजी का अलग बुक है, फिलोसफी का अलग बुक है, या फिर एजुकेशन का अलग बुक है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स फिलोसफी, स्पोर्ट्स एजुकेशन, ये अलग
मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर पर्टिकुलरली ये बहुत कम है बुक्स, तो इसीलिए बुक राइटिंग भी एक ट्रेंड में है। ट्रेंड मतलब ये भी बहुत स्कोप्स है इसमें, अगर आपका राइटिंग नॉलेज बहुत अच्छा हो तो। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी सब सोचते हैं अरे यार फोटोग्राफी में क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है, जो अच्छा फोटोग्राफर हो वो तो वैसे भी फोटोग्राफी कर सकता है। लेकिन नहीं, मैं फिर से फुटबॉलर बन रही हूँ, अगर मैं फुटबॉलर हूँ, बॉल आ रहा है मैं मार रही हूँ, जो फोटोग्राफर होगा ना वो उस मोमेंट को कैप्चर करेगा कि मैं जो स्विंग किक कर रही हूँ या फिर कुछ, उसको वो कैप्चर करेगा। तो वो जो स्पोर्ट्समैन हो या फिर जिनको सेंस हो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। और क्योंकि अभी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर उतना नहीं है, इसीलिए जो नॉर्मल फोटोग्राफर्स है वो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें उतना क्लियरिटी नहीं आ पाता, उतना फीलिंग्स नहीं आ पाता जितना एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर कर पाएगा। तो ये था स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पे सब डिविजन तो मैंने डिफाइन कर दिया है। तो ये 4 मेन हेडिंग्स है। पहला है टीचिंग करियर, जिसमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में आएगा। दूसरा क्या है कोचिंग करियर, जो हम कोचेस बन जाएंगे कहीं पे भी। और मतलब ऑब्वियसली प्लेयर्स होनी चाहिए कहीं पे भी, मतलब ऐसे रास्ते में तो नहीं। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कोई कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, या फिर अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, हर एक गेम का एसोसिएशंस होता है। तो चौथा क्या है इंडस्ट्रियल, इसमें क्या है मास कम्युनिकेशन वगैरह इसमें इसके अंडर आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग से कि कोचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर एज अ करियर फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या स्कोप्स हैं। ये सब इंडिविजुअली भी क्वेश्चंस आते रहते ही हैं, कॉमन है आना। और जो ग्रास रूट लेवल का प्लेयर्स होते हैं जो अच्छे खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको क्या अल्टीमेटली नेशनल्स में, कई कई इंटरनेशनल लेवल्स में भी खेलने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट जो मेन है इस चैप्टर का, जो अल्टीमेट गोल है हम लोगों को सीखने का, जो नया है, जो अभी का ट्रेंड है, खेलो इंडिया। सब यही खेलना चाहते हैं अभी। खेलो इंडिया है क्या एक्चुअली, इतना नाम कमा लिया खेलो इंडिया ने, बस 2018 में आया ये खेलो इंडिया। खेलो इंडिया प्रोग्राम। अब जो हम डिस्कस करने वाले वो है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया अभी ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में है। जो पार्टिसिपेंट्स है खेलो इंडिया के, तो उनके तो अलग ही चर्चे चल रहे हैं कि अरे बाप रे ये तो खेलो इंडिया करके आई है या फिर कुछ ऐसा। तो अभी मैं जो टी शर्ट पहन के रखी हूँ ये इस वीडियो के लिए मैंने पहना है खास करके, जिसमें देखिए फिट इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है एडिडास है, 3 स्ट्राइप्स है, यहाँ पे खेलो इंडिया का लोगो भी है। तो इस ये मैं इसलिए पहनी हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि खेलो इंडिया हम लोग किट्स देते हैं, ट्रॉलीज देते हैं, किड्स टी शर्ट्स देते हैं, शॉर्ट्स देते हैं, या फिर जो जिस गेम के है उस गेम के हिसाब से वो किट्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट वो प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए कैश प्राइजेस भी देते हैं। कैश प्राइजेस मतलब कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देते हैं वो, कि अब किसको मिलता है, हर किसी को तो नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेट करने से ही नहीं मिल जाएगा। क्या क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि खेलो इंडिया आया कहाँ से, मतलब क्यों आया। The initial name for Khelo India was Khelo India School Games, and it gradually changed to Khelo India Youth Games when on late September 2018 Indian Olympic Association came into board. Now we can see that it was inaugurated on 31st January 2018 by our PM Narendra Modi जी। कहाँ पे, इंदिरा गांधी एरिना में। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट खेलो इंडिया, तो आपको ये पूरा जो मैंने बस पॉइंट्स में लिखा है इसी को आपको बस प्रिंट करके लिखना है अपने कॉपी में। तो कब इनॉग्रेट हुआ, 31 जनवरी 2018 बाय PM नरेंद्र मोदी। कहाँ पे, इंदिरा गांधी एरिना विच इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्या है, खेलो इंडिया का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस। टैलेंट हंट, जो ग्रास रूट लेवल में टैलेंट्स होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, हम लोग कुछ प्लेयर्स होते हैं हमारे बैचेस में वो बहुत अचीव करते हैं, जिनको स्कूल में
पोडियम में सबके सामने, पूरे स्कूल के सामने उनको बुलाया जाता है, फिर उनको अवार्ड दिया जाता है कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है या फिर यहाँ पे ये अचीव किए हैं, ऐसे करके। तो उससे क्या है, और 5 बच्चों को मतलब उससे इनकरेजमेंट मिलती है, वो इंस्पायर होते हैं कि अगर वो दीदी या फिर अगर वो भी तो मेरा ही बैचमेट है, अगर या फिर अगर वो तो मेरे से जूनियर भी हो सकते हैं, तो अगर वो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसे करके वो भी इंस्पायर होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, वो भी सोचते हैं मैं भी फुटबॉल ट्राई कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मैं कुछ नया गेम्स खेल लूँ, मैं अपने बॉडी मसल्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना लूँ, ऐसे करके होते हैं जो कि इनकरेज हो जाते हैं। तो इसका पर्पस क्या था, टैलेंट हंट में क्या है, ऐसे जगह जगह से, डिस्ट्रिक्ट स्टेट से, हर जगह से बच्चे उठाना मतलब क्या, ऐसा नहीं कि किडनैप कर लेना, मतलब वो जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, तो उनसे जो विनर होते हैं, जो रनर्स होते हैं, उनका जो टॉप 8 प्लेयर्स होते हैं, ऐसे करके सिलेक्ट होते होते ऐसे वो लोग, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस में जाते करते, वो सिलेक्ट होते हैं खेलो इंडिया गेम्स खेलने के लिए। खेलो इंडिया एक्चुअली ऑल इंडिया बेसिस है, ऑल इंडिया मतलब जो नेशनल्स, इक्विवेलेंट टू ओपन नेशनल्स भी हम बोल सकते हैं उसको। तो इससे कि हम जब इन फ्यूचर जब जॉब में जाएंगे, अगर हम स्पोर्ट्स कोटा में जॉब करते हैं, तो इसका भी एक पॉइंटिंग होता है जिसके वजह से हमें जॉब्स मिलते हैं। टैलेंट हंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, खेलो इंडिया ऐप। अब ऐप, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया, किसका, खेलो इंडिया का। कब किया उन्होंने, 27 फरवरी 2019। कहाँ पे किया उन्होंने, दिल्ली में ही, जो यूथ इंडियन पार्लियामेंट है वहाँ पे उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, खेलो इंडिया ऐप। वो किस लिए, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐप उन्होंने लॉन्च कर दी। अब ऐप लॉन्च करने से क्या है, हम सबको पता चल रहा है कि कैसे फिट होना है, कैसे कोई गेम्स खेलना है, कैसे इनकरेज होना है या फिर कुछ ऐसा। अब हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, हम खेल भी लिए, लेकिन कुछ तो होगा ना जिससे हम अट्रैक्टेड होंगे, मतलब कोई चीज़ होती है ना, कुछ लालच होती है हम लोगों की। कोई किसी बच्चे को, अगर कोई स्टूडेंट को अगर हम बोलते हैं कि अरे तुम अगर अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा ग्रेड्स लाओगे, तुम्हें हम 10 चॉकलेट्स देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट डे वो होमवर्क करके ला रहा है और क्या कर रहा है, अपडेट रह रहा है अपने सिलेबस में, अपने क्लास में, हमेशा आंसर कर रहा है क्लास में। तो उससे क्या, एक मोटिवेशन मिलता है उसको कि हाँ अगर मैं अच्छा करूँगा तो मैम बोलिए कि मुझे चॉकलेट देगी। वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं हर एक गेम के, इंडिविजुअल हर एक गेम के जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो, या फिर जितने भी मेडलिस्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, 5 लाख रुपीज़ का एक पर एनम उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ एक बार के लिए नहीं, ये 8 साल तक दिया जाएगा, मतलब 5 लैक्स इंटू 8, 40 लैक्स वो स्कॉलरशिप उस गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जाएगा। इससे क्या होता है, जो बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, उनको ये स्कॉलरशिप से बहुत हेल्प भी मिल जाता है। ऐसे करके बहुत प्लेयर्स वो इनकरेज भी होते हैं कि हाँ मैं, ये एक वे हो सकता है, अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा, अगर मैं अच्छे से खेलूँगा, तो गवर्नमेंट विल गिव मी 5 लाख रुपीज़ अगर मैं परफॉर्म करूँगा। तो इससे क्या, एक मोटिवेशन मिल जाती है अलग से। और ऐसे किड्स, मैंने जैसे बताया किड्स वगैरह से तो और भी होता है कि अगर मैं वहाँ पे चांस मिलेगा तो मुझे एडिडास के किड्स मिलेंगे या फिर ये मिलेंगे वो मिलेंगे, ऐसे करके। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया तुमको कि तुम परफॉर्म करो और अपना रिवॉर्ड्स भी लो, और टैलेंट मतलब ये सब उन्होंने दे दिया आपके हाथों में। अब आपके ऊपर है कि आप फिजिकल एजुकेशन में आओगे या नहीं आओगे, लेकिन करियर है,
देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस ऑन फिजिकल एजुकेशन कि ये टाइम पास है, फिर इसमें कुछ नहीं होता है, या फिर इसमें तो बहुत रियल एरिया लगता है, मतलब ऐसे घर बैठे नहीं हो सकता, या फिर कोई करियर नहीं है इसमें, बस फालतू का है, तुम पढ़ो और बस आगे बढ़ो, बस इसी में करियर है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है हम इंडियंस के, क्योंकि फॉरेन में भी फिजिकल एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रही मेरा पहला वीडियो ऑन फिजिकल एजुकेशन ऑन द फर्स्ट यूनिट, करियर ऑन फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि थोड़ा वीडियो लेंदी भी हो जा रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा पहला वीडियो है, तो चलो कुछ तो माफ़ कर ही सकते हो अगर ज़्यादा लेंदी हो गया हो तो। अगर कहीं पे समझ में नहीं आए, या फिर कहीं पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या फिर कोई भी कमी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, जैसे आप लोगों को मैंने मोटिवेशन दिया ना 5 लाख का, वैसे ही। तो थोड़ा मोटिवेट करो यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट ज़रूर करना कि फीडबैक देना कैसा लगा, और मेरी क्या क्या रही जो आपको डिस्टर्ब हुआ, या फिर क्या क्या रहा आपको अच्छा लगा हो, या फिर कुछ भी फीडबैक दे देना। थैंक यू। चलो, स्टे सेफ, और चल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं रिलीज़ करूँगी। तब तक गुड नाइट, टाटा।